हेलो 10th क्लास। बेटे हम आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कर रहे थे आज उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ से हमें रेजिस्टेंस मिला, मतलब प्रतिरोध मिला था ना, विरोध करने वाला जो विरोध करता है। हमने रिलेशन ड्राइव करके एक नया मेंबर खोजा था जो कि हमारा प्रतिरोध था, उसको हमने आर से डिनोट किया था और उसके यूनिट्स थे एसआई यूनिट्स हमने इसको दिए थे ओम, और इसको ओमेगा से ऐसे डिनोट किया था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना किया था। आज बेटे हम लोग करने वाले हैं कि प्रतिरोध कौन सी बातों पे निर्भर करता है, और इसकी निर्भरता को डिस्कस करते करते ना हमको एक नया मेंबर मिल जाएगा, एक और मेंबर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्रतिरोध। ये रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध की निर्भरता को पढ़ते पढ़ते हम रेजिस्टिविटी से मिलेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध क्या था। ये मान लो कोई हमारा कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है जो इसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली मूव कर रहे हैं, एटम्स भी तो हैं, एटम्स भी हैं और वो भी मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना जब शुरू करते, पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, तो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी टक्कर होनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी आपस में और एटम्स के साथ भी। जब ये टक्कर होती है उसी से रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं कि प्रतिरोध हमें मिलता है। जो टक्कर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसकी वजह से जो विरोध उत्पन्न होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी लेकिन जो विरोध उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। अभी हमारा क्या है कि प्रतिरोध कौन सी बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, हम समझ गए कि प्रतिरोध क्या है, विरोध कर रहा है, अंदर टक्कर हो रही है। तो प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है, इसको समझने के लिए मान लो कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, दो तार हैं, हाँ? ये है एक तार, ये है हमारी एक तार जिसमें से हमको करंट फ्लो कराना है, और एक तार है हमने ज़्यादा लंबी ले ली। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि किसका प्रतिरोध कहाँ पे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई है, टक्कर है, वो कम समय के लिए हो रही है। देखिए इतना डिस्टेंस पे ही लड़ाई हो रही है। यहाँ पे तो टक्कर ज़्यादा देर तक हो रही है ना, तो ज़्यादा विरोध हो रहा है। मतलब अगर एल आप ज़्यादा कर देते हो तो विरोध भी ज़्यादा हो रहा है, अगर एल कम है तो विरोध भी कम है, मतलब प्रतिरोध कम है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी अपने फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई करते 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 कितने कंपार्टमेंट्स हैं, आप लड़ते ही जाओगे, विरोध होता ही जाएगा, लंबा चलेगा। लेकिन अगर आप बस में आए तो बहुत जल्दी लड़ाई ख़त्म हो गई। समझ गए होंगे। तो ये जो है कि अगर एल बढ़ जाता है तो आर भी बढ़ जाता है, और अगर एल लंबाई कम होती है तो आर भी कम होता है। इससे हमें क्या मिला कि जो आर है ना प्रतिरोध, वो एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब जो प्रतिरोध है वो लंबाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लंबाई का अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कैसे क्यों विरोध ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक लड़ाई हो रही है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमारा मान लीजिए हमने एक ले लिया, अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, ये मतलब आप बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और एक गली में से गुजर रहे हैं। अगर गली आपकी बहुत चौड़ी है, मान लीजिए ये बहुत चौड़ी गली है, मतलब मोटी तार ले रहे हैं, बहुत चौड़ी गली है, तो क्या आपको किसी से टक्कर करने की ज़रूरत है? आप आराम से निकल जाओगे, ये 4 लोग 3 लोग जितने भी हैं आराम से निकल जाओगे बिना टक्कर के। तो अगर हम छोटी सी गली बना देते हैं, ये हमने छोटी सी गली बना दी, तो यहाँ पे अगर 3 लोगों को चलना होगा तो उनकी आपस में टक्कर होगी।
टक्कर होगी तो हमारा विरोध होगा। तो यहाँ पे आप आराम से निकल गए, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, विरोध ही नहीं हुआ है ना, लड़ाई ही नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ, एरिया ज़्यादा था। एरिया मतलब ये मोटाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ज़्यादा रखा तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया। और अगर हम एरिया कम कर देते हैं तो ज़्यादा लड़ाई, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रतिरोध होगा। इन दो बातों से हमको यहाँ पे क्या मिला, ये उल्टा है। अगर ए बढ़ रहा है तो आर कम हो रहा है, अगर ए कम हो रहा है तो आर बढ़ रहा है। इसका मतलब आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा इफेक्ट दे रहा है। इसको बेटे बोलते हैं आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। समझ रहे हो ना कैसे? अगर लंबाई ज़्यादा है तो ज़्यादा लड़ाई होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर एरिया ज़्यादा है तो कम लड़ाई होगी, आप सीधा ही निकल जाओगे, तो वो आपका विरोध कम हुआ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमको ये दोनों में से आप समझ गए कि कैसे, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। देखिए, इन दोनों से हम लिखेंगे कि हमारा जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L को, और जो हमारा R है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया को। इन दोनों को मिला दें बाय 1 and 2। हम दोनों को अगर मिला देते हैं तो L ओवर A हो गया, L इंटू 1 ओवर A, L ओवर A हो गया। अब क्या होता है, हमको ये नहीं चाहिए, हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है हम हमेशा हटाते हैं ना, हमेशा हटाते हैं, ये इसे अच्छा नहीं लगता देखने में। तो हम क्या कर देंगे, इसको अगर हम इक्वल टू में बदलेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट है यही हमारा न्यू मेंबर है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब किसी भी कंडक्टर का कितना कैपेसिटी है कि कितना प्रतिरोध कर सकता है ना। आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप किसी से कितनी लड़ाई कर सकते हो, तो ये उसका कैपेसिटी है प्रतिरोधकता। तो ये हमें नया मेंबर मिल गया है यहाँ पे। ये जो आपको नया मेंबर मिला है इसको आप रो बोलते हो, और ये रेजिस्टिविटी का साइन है। अब बेटे जो रो मिला है हमको, इसके एसआई यूनिट भी, नया मेंबर है तो एसआई यूनिट भी खोजने पड़ेंगे हमको। एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे, यहाँ से अगर हम इसको अपना रो चाहते हैं तो हमें मिलेगा आर ए ओवर एल। ठीक है ना, क्या किया हमने, ए को इधर ले गए, एल से डिवाइड कर दिया तो रो मिल गया हमको। आर का आपको पता है ओम होता है एसआई यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है। ये अगर कट कर दें तो इसका यूनिट मिल गए ओहम मीटर। समझ गए बेटे, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट हो गए ओहम मीटर। चलिए इसको ओम मीटर बोलते हैं, तो ये आपको रेजिस्टिविटी मिल गई। अब एक और हमारा, ये तो हमने नए मेंबर से मिल लिए। अब हमको ये भी बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वो दो और बातों पे निर्भर करता है। हमने अभी पढ़ा कि लंबाई पे आप समझ गए कैसे, और हमने पढ़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी आप समझ गए। एक बेटे ये अगर आपका जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर आपका कौन सा है, उस पर भी तो प्रतिरोध डिपेंड करेगा ना। जैसे हमारा कॉपर है या सिल्वर है, उसमें प्रतिरोध कम होता है, और जो लकड़ी है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करती, जो नाइक्रोम है उनका प्रतिरोध कम होता है। तो ये प्रतिरोध जो है वो हमारा प्रकृति पे भी निर्भर करता है। प्रकृति किसकी, कंडक्टर की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है जी। और किस पे प्रतिरोध निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है जी, टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। टेम्परेचर पर प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता
है। ये आपको पूछा जाए अगर कि प्रतिरोध कौन कौन सी बातों पे निर्भर करता है, आप लिखोगे प्रतिरोध लंबाई पे, कंडक्टर की लंबाई पे निर्भर करता है, प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है, और प्रतिरोध कंडक्टर की प्रकृति पे निर्भर करता है, और प्रतिरोध टेम्परेचर तापमान पे निर्भर करता है। तापमान बढ़ जाता है, तापमान अगर बढ़ जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान अगर कम होता है तो प्रतिरोध कम होता है। ये बेटे मतलब ज़्यादा, और जब हम नीचे लिखते हैं इसका मतलब कम। तापमान अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तापमान अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस होगा आपका कम। अब रेजिस्टेंस आप कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपको पता चल गया। आपको रेजिस्टिविटी मिल गई, रेजिस्टिविटी के आपको यूनिट्स मिल गए, और आपको एक चीज़ और देखनी है कि रेजिस्टिविटी भी आपकी कौन सी बातों पे निर्भर करती है। जो रेजिस्टिविटी है, जब प्रतिरोधकता है हमारी, अगर पूछ ले कि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता एक तो नेचर मतलब प्रकृति ऑफ कंडक्टर, वो तो करेगी ही ना कि किसमें ज़्यादा है रेजिस्टेंस, वो हमें मटेरियल से पता लगता है कि धातु से बना है, मिश्रित धातु से बना है, तो हर एक की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। आपकी बुक में एक चार्ट भी बना रखा है, उसमें आप देख सकते हो हर एक की रेजिस्टिविटी उसने दे रखी है कि किसकी ज़्यादा है, सिल्वर की सबसे ज़्यादा है और नाइक्रोम की सबसे कम है। तो और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑल्सो। प्रतिरोधकता निर्भर करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पे और टेम्परेचर पे। ये भी टेम्परेचर बढ़ेगा, सेम टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, ये आप रेजिस्टिविटी को समझ गए, इसके एसआई यूनिट मिल गए, रेजिस्टेंस कौन कौन सी बातों पे निर्भर करता है वो आपको पता चल गया। इसको आप अच्छे से देखिए। एक और चीज़, अब बेटे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस है हमारे पास और हमें मिली है रेजिस्टिविटी। एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक स्पेशल केस हम देखेंगे। स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारा जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं और लेंथ भी 1 मीटर ले लेते हैं और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या रिलेशन है, आर ए ओवर एल, यही रिलेशन है, हमने अभी ड्राइव किया। अगर ये 1 हो जाते हैं, एरिया भी 1 हो गया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो गई 1 मीटर, तो इन दिस केस रो इज़ इक्वल टू आर, 1/1 रो इज़ इक्वल टू आर हो जाएगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक समान आ जाएगी, उनकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड बराबर आएगा क्योंकि यूनिट डिफरेंट है, इसके यूनिट ओम है, इसके ओम मीटर है, यूनिट सेम नहीं आएंगे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर आ जाएगा। कौन से केस में, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर लेते हैं तो। ये बेटे आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा कौन कौन सी बातों पे निर्भर करते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा वो भी देख लें। और कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो लेंथ बढ़ने से, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है, टेम्परेचर से क्या इफ़ेक्ट आता है, और नेचर कैसे इसको रेजिस्टेंस को बदलता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।